वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया टॉपिक है मेरा। तो ओलिगोस्पर्मिया की कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट आज इसको हम जानेंगे। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि काफी एंट्रेंस में पूछा जा रहा है। तो आज इसके बारे में हम जानते हैं और वीडियो थोड़ी आज लॉन्ग जाएगी, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पहले ओलिगोस्पर्मिया होता है क्या, इसको जान लेते हैं। जब भी मेल का जो स्पर्म काउंट है अगर वो कम हो जाता है तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये मेल फर्टिलिटी कंडीशन होती है। इसमें हमारा जो स्पर्म होता है उसका जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फ्यूअर देन स्पर्म सेल्स देन द नॉर्मल। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल जो मेल का स्पर्म काउंट होता है वो होता है 16 मिलियन पर एमएल होता है। तो 2026 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से 6th एडिशन आया था। उन्होंने ये बोला था कि जो भी लेबोरेटरी मैनुअल होते हैं उसके एग्जामिनेशन के थ्रू हमें एक बार देखना चाहिए कि जो ह्यूमन सीमन होता है वो किस लेवल पे जा रहा है, जैसे मॉडरेट है या फिर माइल्ड है या फिर सीवियर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी भी अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो हम ज्यादातर जो चेकअप होता है वो किसका करते हैं, फीमेल का करते हैं। तो एक बार हमें सबसे पहले मेल का चेकअप करना चाहिए कि जो उसका स्पर्म काउंट है वो कैसा है। अगर हमारे पास मेल का जो स्पर्म काउंट है अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो हम फिर सारा फोकस फीमेल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी होता है कि जब फीमेल की जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल पे ही फोकस कर पाते हैं, फीमेल पे ही वो करते हैं फोकस, मेल पे नहीं करते हैं, और हम फीमेल को ही मेन टारगेट कर देते हैं। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट की। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो होता है 16 मिलियन पर एमएल। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ग्रेड की, अगर मान लो किसी की रेंज अगर इस चीज में आ रही है तो इट मीन्स कि उसका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट अगर होता है वो कितना होता है, 16 मिलियन पर एमएल होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल ग्रेड की। तो जो नॉर्मल ग्रेड होना चाहिए वो होना चाहिए उसका मोटिलिटी का 32%। अगर 32% भी होगा तब भी हम उसको नॉर्मल में ही कैटेगरी में डालेंगे। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल शेप की। तो जो नॉर्मल शेप होती है उसकी स्पर्म की, वो अगर 4% भी है तब भी वो नॉर्मल स्पर्म काउंट में जाएगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वॉल्यूम की, तो ये होता है हमारा 1.5 ml। तो ये वाले जो क्राइटेरिया थे हमारे पास, ये वाले वो क्राइटेरिया हैं जब हमारे पास नॉर्मल स्पर्म काउंट हो, तो जिसमें हमारा 16 मिलियन पर एमएल हो। नॉर्मल ग्रेड अगर उसकी मोटिलिटी 32% है, नॉर्मल शेप जो होगा उसका स्पर्म 4%, नॉर्मल वॉल्यूम जो होगा 1.5 ml हो। अब हम बात करते हैं 16 मिलियन से, अगर मान लो 16 मिलियन से कम होगा, तो जो 16 मिलियन से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहले को बोलेंगे हम माइल्ड, सेकेंड को बोलेंगे हम मॉडरेट, एंड हमारे पास थर्ड को बोलेंगे हम सीवियर। ये 3 कंडीशन हमारे पास आती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीवियर की। सीवियर में क्या होता है कि लेस देन 5, हमारे पास 5 मिलियन पर एमएल होता है स्पर्म काउंट। फिर उसकी बात करते हैं हम मॉडरेट की। मॉडरेट में क्या होता है, 5 से लेकर के 10 मिलियन पर एमएल होता है, फिर हम बात करते हैं माइल्ड की। तो माइल्ड में हमारा कितना आता है, 10 to 16 मिलियन पर एमएल आता है। अब हम बात करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन जो हमारा पुटअप होता है तो वो होता है व्हाट इज द रीजन लो काउंट ऑफ स्पर्म। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास लो स्पर्म काउंट जो होता है वो किस वजह से होता है। तो उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। पहला जो रीजन होता है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर। कौन सा होता है, लाइफस्टाइल फैक्टर। जैसे कि आप देखते हो कि जो मेल होते हैं वो ज्यादातर अल्कोहल कंटेन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना। पॉल्यूशन भी एक इसका रीजन है। फिर उसके बाद अनहेल्दी डाइट जो होगी उनकी, या फिर अनहेल्दी हैबिट्स हो गए उसके। और उसके बाद जो मसल्स बिल्डिंग के लिए जो वो स्टेरॉइड लेते हैं, ये भी एक इनका रीजन है जिससे इनका लो स्पर्म काउंट होता है। कभी कभार क्या होता है, जो इनका टेस्टिस होता है, आपको पता है टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस वो होता है जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होता है। तो जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, हम टेस्टिस बोलते हैं। तो जो टेस्टिस को अगर आप देखोगे तो ये आउटसाइड दी बॉडी होता है और ये एक पाउच में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉल्टम। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको ना जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है इसका टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है तो इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री इतना होता है। तो अगर हम बात करते हैं, जब इसका टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर इसका टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो तब भी हमारा क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेल होते हैं वो अंडरगारमेंट, जो टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, है ना, टाइट अंडरगारमेंट्स जो पहनते हैं, या फिर जो गर्म पानी में नहाते हैं, है ना। तो गर्म पानी में नहाने से भी ये होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो लो होता है। और या फिर जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इनका स्पर्म काउंट वो होता है। अब जैसे कुछ कुछ जो होते हैं ये जिनको कुछ डिजीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया, या हाइपरटेंशन हो गया,
या फिर ओबिसिटी हो गया, मतलब मोटापा हो गया, है ना, या फिर वायरल कोई भी मेजर इलनेस हुई हो, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ठीक है, या कीमोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, या रेडियोथेरेपी हो गया। रेडियोथेरेपी में तो अक्सर जो स्पर्म काउंट होता है वो लो हो जाता है, या कैंसर हो गया। तो जो ये वाली जो ये वाली कॉजेज या डिजीज होते हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट होता है वो लो हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ कुछ सर्जरीज होती हैं, उसकी वजह से भी जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है, जैसे हर्निया, हर्निया हो गया, हर्निया की जो सर्जरी हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं सर्जरी, फिर अगर हम बात करते हैं स्कॉलटम सर्जरी, स्कॉलटम सर्जरी हो गई, या फिर टेस्टिस में कोई चोट लगी हो कभी, है ना, और सर्जरी, उसकी भी कोई सर्जरी हो गई, तो इस वजह से भी क्या होता है कि उसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अब कुछ कुछ जो मेल होते हैं वो कुछ कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जिनकी वजह से उनका स्पर्म काउंट लो हो जाता है। स्टेरॉइड, जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था, जब वो मसल्स बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, उससे भी क्या होता है उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। और कुछ जो जेनेटिक इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी हो गया, जैसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, या कैलमैन सिंड्रोम हो गया। लिख देती हूँ मैं एक बार। जेनेटिक इश्यूज में जैसे जो हमारे पास आते हैं वो हो गया हमारे पास क्लीन इन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, और या फिर कैलेमन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो सेकंड पुटअप होता है, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ लो काउंट स्पर्म। तो होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर हमें सिम्टम्स देखने के लिए अगर हम देखें तो जिनके फेस पे लो फेशियल हेयर हो जाए, है ना, और या फिर स्कॉल्टम हो गया, या टेस्टिस हो गया, उसमें पेन स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है यहाँ पर इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर वो आपको बोलता है कि आप अपनी मतलब सीमेन एनालाइज टेस्ट करवाओ। तो वहां पे क्या होता है कि व्हेन यू रीच टू द डॉक्टर, रिपीट सीमेन एनालाइज आफ्टर 3 to 5 days ऑफ सेक्सुअल एब्सिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमेन का, जो कि हमारे पास ये बताता है कि आपका जो सीमन है वो इसका स्पर्म काउंट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो अपना सीमेन टेस्ट करा रहे हो वो कहाँ पे करा रहे हो। या तो जैसे कि एक होता है ना कि आप नॉर्मल उस पर जाते हो, वहां पे कलेक्शन उस पर, और वो आपको कलेक्ट करके वो लेके जाता है, 3-4 घंटे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका स्पर्म तो खराब हो ही जाता है। तो अच्छा है कि आप फर्टिलिटी एग्जामिन में ही जाकर के अपना स्पर्म काउंट को टेस्ट कराओ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर जो सजेस्ट करता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराएं, या फिर ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि जो आपका सीमन काउंट है वो कैसा है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं। अगर स्कॉल्टम में या टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हो तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो होता है वो लो हो जाता है। फिर जो सेकंड रीजन आता है हमारा वो आता है वेरियोकोसिल। इसमें क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा जो टेस्टिस होता है, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, तो यहाँ पर क्या होता है जो ब्लड होता है ना, ब्लड के ना गुच्छे बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड का या क्लोट होना है, ब्लड का गुच्छे बन जाना, ये भी एक मेन रीजन है। तो डॉक्टर क्या बताता है, डॉक्टर इसको सजेस्ट करता है कि इसकी भी एक सर्जरी करवाएं, ठीक है, जिसकी वजह से ये निकल जाएगा, तो उसका भी स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट के लिए हमें वो जो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, एक तो एल्कोहल पीने के लिए मना करते हैं, स्मोकिंग करने के लिए मना करते हैं, ठीक है, अनहेल्दी डाइट, फिर हो गया हमारा ओबिसिटी, मतलब कि जो मोटापा है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट, अगर फर्टिलिटी की बात करते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसे कि जो ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन हाउ मच स्पर्म काउंट लो। तो कितना स्पर्म जो है, स्पर्म काउंट जो है वो लो है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर सीवियर है, तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो लेस देन 5 मिलियन पर ml है, तो ये तो सीवियर केस हो गया, पर ml है, तो ये तो बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया। तो इस टाइम पे क्या होगा कि मान लो कोई बहुत सारी मेडिसिन खा रहा है या कोई बहुत सारी ट्रीटमेंट करा रहा है, पर तब भी कोई भी इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो जो सीवियर होता है, सीवियर में क्या होता है हमारे पास कंडीशन, ओलिगो स्पर्मिया बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोसीड करवाते हैं हमें, या फिर वो बोलते हैं डॉक्टर जो हमें करते हैं वो क्या करते हैं, आईवीएफ के लिए बोला जाता है, आईवीएफ या फिर ICSI, स्ट्रेट अवे, इनके लिए हमें बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं अगर जैसे मान लो मॉडरेट कंडीशन है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर इंट्रा
यूट्रीन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, IUI का। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो यूट्रस होता है उसके अंदर स्पर्म को डाल दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं एंटी, और कभी कभार जैसे हम कुछ मेडिसिन भी जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ मेडिसिन को भी वो करते हैं, जैसे हो गया एंटीऑक्सीडेंट हो गया, जिंक हो गया, या फिर विटामिन C, D हो गया। तो ये भी कुछ यूजफुल मेडिसिन होती है, इससे भी कभी कभार अफेक्शन दिख जाता है। या फिर इनको जैसे आपने देखा होगा कि जो 3 से 4 मंथ तक कोई मेडिसिन खा रहा है ना, या कोई अपनी ट्रीटमेंट कराई है, किसी ने मेडिसिन ली है 3 से 4 मंथ, और या फिर कोई ट्रीटमेंट कराई है, पर वहां पर भी हमें कोई भी इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलता, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पे हम ART टेक्निक का यूज करते हैं। ART टेक्निक में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल टेक्निक होती है इसका यूज करते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे IUI का भी यूज कर सकते हैं, या फिर IVF-CS का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये फीमेल का ये वाला स्ट्रक्चर है इस टाइप से, और यहाँ पे ये है एग का, ये ओवरी है, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हो चुका है, और यहाँ पे ये स्पर्म का वेट कर रहा है। पर जो स्पर्म की जो स्पर्म काउंट है वो तो बहुत कम हो ही चुका है, तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, उसका शेप भी कम हो जाएगा। वो क्या होगा, वो यहाँ तक पहुंच पाएगा लास्ट, वो यहाँ तक एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ताकि अगर वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो एग को फर्टाइल कैसे करेगा, ना ही वो यहाँ पे जाइगोट बना पाएगा, ना ही फिर वो आगे जाके प्रोसीड कर पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, जिसकी वजह से वो फीमेल की जो एग होता है उसके साथ फर्टाइल नहीं कर पाता है, और यहाँ पे फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ये होता है हमारा ओलिगोस्पर्मिया। मैंने इसमें आपको इसके कॉज, सिम्टम्स एंड डाइट ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।